ग्रीन रूम बन जाएगा, वहीं पे एक सिस्टम लगा के सेटअप कर देंगे कैमरा। सिंगल रूम को उसके साथ साथ ये आकाश हे इंस्टा फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं भाई आप सभी लोग? जल्दी जल्दी कनेक्ट हुई है, बहुत लंबे अंतराल के बाद आप सभी लोगों के साथ आज मैं मुखातिब हो रही हूँ। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो संजय जी, कैसे हैं? अच्छा, सबसे पहले बताइए कि क्योंकि भव्य महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है और आज तो सबसे खास बात तो ये रही है कि पूरी की पूरी योगी कैबिनेट ने भी वहाँ पे योगी कैबिनेट की बतौर वहाँ पे मीटिंग हुई है। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? या शो मैं डेफिनेटली मैं आपको ऐड करती हूँ आफ्टर फ्यू मिनट्स। मैं करती हूँ, आपको ऐड करती हूँ। मैं धीरे धीरे मैं सबको ऐड करूँगी। कुंभ देखिए, बहुत भव्य, बहुत दिव्य, बहुत अलौकिक जो कुंभ की छटाएं हैं, न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हर कोई कुंभ में पहुंचा हुआ है और अलौकिक तस्वीरें हम वैसे भी देखते ही आ रहे हैं। अमित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित मैं हर बार लाइव में कहती हूँ और इस बार भी मैं कहूँगी कि अमित और मैं बहुत पुरानी सहयोगी हैं और कहना गलत नहीं होगा कि मेरा दूसरा ही संस्थान था जहाँ पर अमित के साथ मैंने सबसे ज़्यादा लाइव किए हुए हैं। बाल्यान जी जुड़ गए हैं। बाल्यान जी कैसे हैं आप? और सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और क्योंकि आपके बर्थडे के वक्त मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा नासाज थी, जिस वजह से मैं आपको कॉल मतलब आपको मैं नहीं विश कर पाई। बाकी मेरी तरफ से और पूरी इंस्टा फैमिली की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भले लेट से ही, लेकिन शुभकामनाएं आप तक मैं प्रेषित कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपका स्टोरी सीन किया था तो आपने मुझे मैसेज भी किया था कि मैम आपका, मैं बस हेलो हेलो, हाँ जी, किससे बात करना है आपको? हाँ जी, सॉरी, रॉन्ग नंबर सर। भाई रॉन्ग नंबर का सिलसिला हर जगह जारी रहता है। यहाँ मेरे पास भी आए हैं, शायद आप लोगों के पास भी आते होंगे। तो मैं एक बार फिर से रीड कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भाई बाल्यान जी, आपका दिन आज नहीं हमेशा ही अच्छा रहे, मंगलमय रहे, हमेशा ही यूं ही बनता रहे और बेहतर रहेगा। May all your happiness and your success takes a great leap and थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बाल्यान जी, मिलिएगा ज़रूर। संजय जी इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको रीड भी कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो इतनी ब्लेसिंग्स जब मिलती हैं ना, तो लगता है कि हाँ, हमने शायद वाकई में कुछ कमा लिया है। जब आप लोग प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ जोड़ते हैं जिनसे हम कभी फेस टू फेस मुखातिब नहीं हुए, और उसके बाद जब आप लोग हम लोगों को इतना सराहते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो सच बताएं कि इट्स मीन अ लॉट टू मी। बहुत मैटर करता है। और जो कुछ भी मैं और मेरे जैसे जो पत्रकार मेरे साथी हैं, जितनी एंकर्स, मेल फीमेल एंकर्स सहयोगी हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सब हमें इस तरह से सराहते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे हर एक अच्छे बुरे हर एक के काम को रिकॉग्नाइज करते हैं। मेरे लिए यकीन जानिए यही सबसे बड़ा अवार्ड है। तो देखिए, बातें होती जा रही हैं, मैं लगातार बातें कर रही हूँ। और यहाँ पे अंसारी जी ने भी हमें ज्वाइन किया है। बाल्यान जी मुजफ्फरनगर से हैं,
जी बिल्कुल मैं बताऊंगी। एजराज जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष जॉन, आशीष मेरे पहले सहयोगी हैं। इनसे पहले मैंने अमित मिश्रा के बारे में बताया। आशीष जॉन और मैं एक बार फिर से जिक्र करूंगी कि जब मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, आशीष के करियर की शुरुआत हुई थी, हम दोनों ही एक साथ APN में थे। और सफ़र भले छोटा, बहुत लंबा नहीं था, लेकिन जितने भी समय का हमारा जो जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है। अब आप ये सोचिए कि ये जर्नी कैसी रही होगी कि हम 2014 से आज तक हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। और मतलब 2014 में देश की सत्ता का परिवर्तन हुआ, और जब सत्ता का परिवर्तन हो रहा था तब मुझे बहुत अच्छे सहयोगी मेरे पुराने संस्थान में मिले। और ये एक तरह से ब्लेसिंग है और दुआ है, बरकत है, क्योंकि हम सब आज भी, जितने भी जो लोग करियर के पहले पड़ाव में, हम सब आज भी जुड़े हुए हैं। आशीष कैसे हैं आप? कैसा आपका न्यू ईयर रहा? ज़रूर बताइएगा। दिनेश जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पूरा परिवार भी अच्छा है। सब एंजॉय कर रहे हैं। बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट पे थी, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। बिल्कुल कर दीजिएगा। जानशीन एंड लायरा नहीं है दिनेश जी, लाइला। जानशीन एंड लाइला बहुत अच्छे हैं। और आजकल जो जानशीन जो है वो थोड़ी सी ना ज़िद्दी होती जा रही है। जैसे जैसे मतलब एज बढ़ रही है। अब वो क्योंकि 4 साल की हो जाएगी अप्रैल में जानशीन एंड लाइला, तो वैसे थोड़े से जो बढ़ते हुए बच्चे रहते हैं ना, वो थोड़े से परेशान भी करने लगते हैं। तो दोनों के साथ वो ही है। और जैसे घर पहुंचते हैं तो आलम ये रहता है कि सबसे पहले कि नहीं मम्मा पैम्पर करो, ये दो वो दो, ऐसा करो। और फिर वो अपनी ही लैंग्वेज में पूरी शिकायतें करते हैं, बताते हैं कि पूरा दिन कैसा रहा। और आजकल दोनों के जो मूड है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं। और उनका जो मूड स्विंग है, जिसकी वजह से कई बार समझ में नहीं आता है कि इनको क्या चाहिए। और मीनवाइल अगर कोई दूसरा अच्छी छोटू सा बच्चा अगर कहीं से आ जाता है, अगर उसको हम लोग फीड कर देते हैं, तो भाई ये दोनों खाना पीना छोड़ देते हैं। जानशीन थोड़ी सी नॉर्मल रहती है, बट जो लाइला है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो लाइला कुछ इस तरह के हैं। जी आशीष, बहुत दिनों बाद, ये तो है। बस बहुत जल्दी खुलासा होने ही वाला है। शायद दिनेश जी आप समझ गए होंगे थोड़ा सा माहौल देख के कि कुछ होने वाला है, इसलिए आपने भी पूछ लिया कि कहाँ। तो बस बहुत जल्द खुलासा करती हूँ। मैं अपनी जो कहते हैं ना कर्म भूमि से ही इस वक्त आप लोगों के साथ मुखातिब हुई हूँ। डेफिनेटली ये तो हर किसी के साथ है, ना केवल जानवरों के साथ बल्कि इंसानों के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है। पालियान जी आप तो वहाँ पे मतलब मैं देखती हूँ, अच्छा लगता है कि हम लोगों ने जब इंडिया डेली में जब हम लोग जिस पूरी टीम के साथ एसोसिएट हुए और उसके बाद हमारी टीम चेंज भी हुई, और आप लोगों का जो सहयोग है वो आज भी निरंतर इंडिया डेली के साथ और हम सभी लोगों के साथ अभी भी बना हुआ है। ये एक उपलब्धि है हम सभी लोगों के लिए। सौरभ झा भी जुड़ गए हैं। नहीं देखिए, सर्दी जाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। सर्दी वैसे ही लौटेगी। जैसे दिल्ली का चुनाव अपने शबाब पर आएगा ना, तो फिर झमाझम फिर से मौसम विभाग के ज़रिए क्या फोरकास्ट होगा कि बारिश होने वाली है, ठंड बढ़ के आने वाली है, फिर ऑरेंज अलर्ट, फिर रेड अलर्ट। तो भाई जब तक होली जल ना जाए, होली आप लोग खेल ना ले, एक दूसरे को कलर ना लगा दे, तब तक जो गर्म कपड़े हैं वो बिल्कुल मत रखिएगा।
क्योंकि मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि गर्म कपड़ों को, सर्दियों के जो गर्म कपड़े रहते हैं, जो वुलन रहते हैं, उनको तब तक नहीं रखना चाहिए, तब तक उनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए जब तक होली नहीं आ जाती। जैसे मेरे मतलब मैं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ, और फिर भी लेकिन हमारे यहाँ मैंने जो अपनी माँ से, अपनी दादी, चाची, बुआओं से सीखा कि जब तक गन्ना ग्यारस, आप लोग समझते ही होंगे, जब तक गन्ना ग्यारस की पूजा नहीं हो जाती है तब तक हमारे यहाँ साग नहीं बनता। कुछ ऐसी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, उनका इस्तेमाल तब तक नहीं होता। तो आप लोग भी और शायद मुझसे ज़्यादा तो आप ही लोग ये चीज़ें जानते होंगे, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, जान है तो ही जहान है, इसलिए जान रहेगी तो जहान बिल्कुल बना रहेगा। लोगों को पसंद है गर्दन झुकाए हुए लोग, मेरा कसूर है कि मैं सर उठाकर चलता हूँ। ये तो कमोवेश सभी लोगों के साथ है। थैंक यू आशीष। प्रवीण सोनी, ये प्रवीण सोनी मेरे जूनियर हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत अच्छे सटायर मारते हैं। मैं जब भी इनकी, खासकर अगर मैं खुरई की, इनकी जो खुरई, गड़ा कोटा, जो मैं जिस क्षेत्र की रहने वाली हूँ, जब भी खबरें पढ़ती हूँ और इनके जब भी मैं फेसबुक पोस्ट देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा आती नहीं है, बट मैं प्रवीण को समटाइम टेक्स्ट करती हूँ और पूछती हूँ कि बताइए इसको बुंदेलखंडी में हम कैसे लिखेंगे, कैसे पूछेंगे। तो मैं मतलब यहाँ पे जो प्रवीण है वो मेरे गुरु की भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। 2 दिन से थोड़ी सी संजय जी गर्मी है, मौसम थोड़ा सा बदला है, मौसम ने करवट ज़रूर ली है, लेकिन ठंड अभी गई नहीं है। ठंड तो अभी रहेगी और एक बार फिर से पूरे शबाब पर आएगी। ज्योति राज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर जगह का मवेशी यही हाल है संजय जी, विंटर का। अच्छा, मैं फेसबुक लाइव से ही प्रवीण से पूछ लेती हूँ। प्रवीण, क्या मतलब एल्यूमिनी मीट का क्या मतलब, एल्यूमिनाई मीट का क्या चल रहा है, क्या सीन है, कब तक डेट डिसाइड होगा? थोड़ा सा पहले से ही अपडेट कीजिएगा, क्योंकि सारे सीनियर से मिलने का, सारे जूनियर से मिलने का और अपने सारे क्लास फेलो से मिलने का एकमात्र यही जो दिन, जो 2 या 3 दिन निकल के मिलते हैं, वो यही है कि सबसे मुलाकात हो जाती है। फिर उसके बाद कौन कहाँ, हर कोई अपनी अपनी राह निकल जाता है और ना बहुत ज़्यादा फ़ोन पे कनेक्ट हो पाते हैं किसी के साथ हम, ना ही हम बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन भी नहीं होता है। तो मुझे इस दिन का इंतज़ार है। हालांकि मैं शुरू से कह रही हूँ कि फैब में कोई भी प्रोग्राम मत रखना, क्योंकि फैब में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए। हाँ, चने की भाजी, मेथी की भाजी, यहाँ पे साग बोलते हैं। एग्जैक्टली। मोहित जी, इस बात का खुलासा बस बहुत जल्दी मैं करने वाली हूँ। मकर संक्रांति मेरी ठीक रही, वैसी ही रही पिछली बार जैसा आप लोगों ने दिनेश जी वादा किया था कि लड्डू भिजवाएंगे और चूड़ा भिजवाएंगे। इस बार भी बिना खाए पिए वैसी ही गुजरी। फ्रीडम होती ही नहीं है। ठीक है, आप डेट फिक्स कीजिए, फिर बताइए कि क्या है, कैसा है। देखिए, ये सिर्फ इंडिया डेली के साथ नहीं है, ये हर जगह, हर एक संस्थान के साथ होता है। हम कई जगहों पर हमारे जो पड़ाव है वो बदलते हैं। कुछ बहुत अच्छी चीज़ों के अवसर भी मिलते हैं, जिसकी वजह से जगहें चेंज होती रहती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती हैं, और इसके साथ ही अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग संस्थाओं में एक और नया परिवार बनता है। और वैसे ही ठीक उसी तरह से एक और परिवार बनाने की कोशिश मैं भी अब फिर से कर रही हूँ। बस लेट्स सी, अब देखते हैं। ठीक है,
मैं घर का एड्रेस आपको DM कर दूंगी। तो बताइए आप लोगों के ये सारे जितने भी जो पर्व हैं वो कैसे गुजरे, और 26 जनवरी क्योंकि अब आने वाला है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, सैफ अली खान पे जिस तरह से जो अटैक हुआ उसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपने प्लीज़ व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि महाकुंभ में योगी कैबिनेट की जो अमूमन हर मंगलवार को कैबिनेट की जो बैठक होती है वो इस बार बुधवार के दिन हम देखें तो महाकुंभ में प्रयागराज में हुई है। इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इससे पहले जब वो उज्जैन में अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था, उस वक्त मिनी कुंभ का जब आयोजन किया गया था 2017 में, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने ज़रूर वहाँ पे कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था। और तब ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब लगातार जारी है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में राजनीति और जो धर्मशास्त्र है इन दोनों को साथ चलना चाहिए, या अलग अलग इन लोगों को होना चाहिए, राजनीति अलग? क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि धर्म बहुत ही एक पर्सनल चीज़ है। आप लोग इसको लेके क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। देखिए दिल्ली में किसकी सत्ता रहेगी, कौन काबिज होगा, लेकिन ये अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन सिनेरियो धीरे धीरे अब हम दिल्ली का अगर हम देखें तो वो अब बदलता जा रहा है। और जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में जो सिचुएशन कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी ने क्रिएट की थी, ठीक उसी तरह की जो सिचुएशन है वो अब दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए क्रिएट कर दिया। हमने जब गुजरात के चुनाव देखे थे, गुजरात के चुनाव में भी हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी की वजह से जो कांग्रेस पार्टी है उसका वोट बैंक और वोट शेयरिंग दोनों ही कम हुआ था सॉरी, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। उपचुनाव में भी हमने यही स्थिति देखी थी। सॉरी। तो हालांकि जनता, मैं 10 सेकंड का ब्रेक ले रही हूँ, मैं फिर से नहीं भाई एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि लाइव चल रहा था, सडन मुझे खांसी आ गई तो उठ के मुझे पानी पीना पड़ा। अगर ऑन एयर कुछ अभी बुलेटिन दे रही होती तो शायद स्क्रीन से थोड़ा सा हटा दिया जाता। हाँ, मैं ख्याल रख रही हूँ। अब कैसी हैं आपकी माता जी, ज़रूर बताइएगा ये भी। हम दिल्ली के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। तो देखिए दिल्ली में अभी फिर भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। और जिस हिसाब से अब तक जो देखिए फ़ायदा यहाँ पे कांग्रेस को होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 2015 से अगर हम देखें, 2015 के विधानसभा चुनाव से लेके जो आखिरी चुनाव हुए थे अभी, तब तक दिल्ली में हमने देखा है कि कांग्रेस का जो ग्राफ है वो ज़ीरो रहा, शून्य रहा है। और इस बार जिस तरह से दिल्ली में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जैसे हारून यूसुफ हो गए और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको ज़मीन पर उतरना चाहिए, कड़ी मेहनत करना चाहिए, वो चीज़ें अभी भी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही हैं, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर कांग्रेस
को होता हुआ जो नुकसान है वो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस में जो एक कहते हैं कि सबसे बुरी जो बात है वो यही है कि वहाँ पर गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और जिसकी हो पाती है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो घटता हुआ नज़र आ रहा है, और घटता हुआ नज़र नहीं आया, बहुत घटा भी है। और कांग्रेस के अगर हम कोर वोटर की बात करें तो देखिए, कांग्रेस का जो कोर वोटर था वो सबसे पहले ब्राह्मण था, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में हम देखें तो जो कांग्रेस का कोर वोटर पूरी तरह से खिसक कर बीजेपी के पास चला गया है। वो कांग्रेस का एक और वोटर हुआ करता था मुस्लिम, वो भी खिसका है, वो समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया। दलित खिसका तो वो बीएसपी के साथ चला गया। इस तरह से जो कांग्रेस, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों और मुद्दों से भटक गई, जिसका जाहिर सी बात है जो खामियाजा है वो पार्टी को भुगतना पड़ा। गुटबाजी हो गई, सही समय पर फैसले ना लेना, और कहा भी यही जाता है कि जिस वक्त जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, अगर उस वक्त उस चीज़ को तवज्जो नहीं दी जाए तो उसका खामियाजा आपको ना केवल अपनी घर में बल्कि देखे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको भुगतना पड़ता है। तो ठीक यही स्थिति कांग्रेस के साथ रही है। तो घर का भेदी लंका ढाहे वाली जो स्थिति है वो कांग्रेस के साथ अक्सर हमने देखी है कि लोग अपनी ज़मीन तो कांग्रेस में तलाशते हैं, बनाते हैं और मजबूती पाते हैं, और उसके बाद वो अपने बेहतर भविष्य के लिए पार्टी को छोड़ देते हैं और अच्छी खासी तादाद में लोगों को अपने साथ भी लेके चले जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जो ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता, हाय रितु, कैसी हैं आप? रितु, मैंने आपका IITN बाबा वाला, रितु ज्ञानवानी मेरे साथ स्वराज में मेरी कुलीग भी थी और मेरी जूनियर भी थी, हमने साथ में काम किया है। इसके साथ ही मैंने रितु का एक IITN बाबा वाला, इन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया था, जो मुझे लगता है कि संभवतः शायद रितु ने ये पहला IITN बाबा का सबसे पहले उन्होंने ही इंटरव्यू किया था और काफ़ी वायरल हुआ, व्यूज़ भी उसके बहुत अच्छे हैं। मैं चाहूँगी कि रितु को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए, देखिए। इस वक्त रितु जो अपनी सेवाएं हैं वो न्यूज़ 18 का जो ग्रुप है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उसमें अपनी सेवाएं दे रही हैं, बेहतरीन एंकर हैं। और मध्य प्रदेश चुनाव के साथ साथ इन्होंने अभी हाल ही में जिस तरह से जो चुनाव संपन्न हुए हैं लोकसभा के, उसको भी इन्होंने कवर किया है। तो बेहतरीन एंकर तो हैं ही और बेहतरीन इंसान भी हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि व्हेन आई लॉस्ट माय मदर ड्यू टू कोविड, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मैं ठीक हूँ रितु, देखती रहती हूँ आपको, अमनदीप को मैं देखती रहती हूँ। अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम सब कहीं ना कहीं अभी भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा करिए। और कुंभ का जो कवरेज है आपका वो बहुत अच्छा है, मैंने आपका हर एक कवरेज देखा हुआ है, तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। कीप इट अप, और नाउ बहुत ग्रो कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब उन्नति पाइए। और रितु की एक खास बात बताऊं कि रितु को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, स्पेशली ब्यूटी टिप्स हो गए, और कैसे आप कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, कैसे खुद को आप ग्रूम कर सकते हैं। और रितु बीइंग अ एंकर के साथ बीइंग अ ह्यूमन बहुत अच्छी हैं, और साथ में वो डिज़ाइनर भी बहुत अच्छी हैं। तो रितु के कई ऐसे ड्रेसेस हैं वो खुद डिज़ाइन भी करती हैं, तो शी इज़ मल्टीटास्कर। तो मैं चाहूँगी कि रितु को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर रही थी दिल्ली इलेक्शन के बारे में। तो दिल्ली इलेक्शन का यही है कि कांग्रेस थोड़ी अब स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और हाँ कुछ सीटें यहाँ पे कांग्रेस ज़रूर लेती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे जाहिर सी बात है
आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उठाना पड़ सकता ही नहीं, उठाना ही पड़ेगा, और इसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा। बाकी ममता दीदी ने अपना पूरा फुल सपोर्ट यहाँ पे आम आदमी पार्टी को दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो न केवल ममता बल्कि अखिलेश ने भी, क्योंकि अखिलेश यादव को 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त जब उन्होंने मध्य प्रदेश की कुछ सीटें, जो खासकर अगर हम देखें विंध्य से सटा हुआ जो एरिया है, और पंजाब, माफ़ कीजिएगा, अगर हम विंध्य से सटा हुआ जो एरिया है उसकी, और ग्वालियर चंबल से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ की कुछ सीटों के लिए उस वक्त बातचीत की थी कि आप हमें कुछ सीटें दीजिए, हम मध्य प्रदेश में अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो उतारना चाहते हैं। तो उस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि कौन अखिलेश यादव, इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, और समाजवादी पार्टी को सीटें देने से इनकार कर दिया। तो जब अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में अखिलेश यादव का भी रवैया कुछ उसी तरह से रहा जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ का रवैया समाजवादी पार्टी के साथ रहा। तो और फिर इसी वजह से कि सबसे बड़ा रीज़न भी माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में अखिलेश यादव खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ममता दीदी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, और कांग्रेस को ये एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश भी की जा रही है कि भले आप सब देश में सबसे बड़ी पार्टी हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आपको साथ लेके चलना होगा। शीला दीक्षित जी का काम और नाम, बिल्कुल शीला दीक्षित जी का काम और नाम बोलता है, लेकिन उनके उन 15 साल के कामकाज को, कार्यकाल को आज भी कांग्रेस पार्टी भुना नहीं पा रही है। जितने बेहतर तरीके से वो भुना सकती थी, लेकिन वो भुना नहीं पा रही है, उनकी उपलब्धियों को नहीं बता पा रही है। सही ट्रैक पे चलते चलते कांग्रेस पार्टी कभी कभी बेपटरी हो जाती है, और जिसकी वजह से उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। और चुनाव दर चुनाव हमने ये चीज़ देखी भी है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी कितने हाशिए पर निकल गई है। हालांकि जो लोकसभा चुनाव हुए, हाय दीप, कैसे हैं आप? जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि नर्वस 99 पर किस तरह से पूरा जो गठबंधन रुका, उसका भी असर हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और अब तो आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से एक देश एक चुनाव को लेके जो तमाम चीज़ें हैं, बिहार मेरे ख्याल से वो आखिरी राज्य होगा जहाँ पे सेपरेट चुनाव होंगे। उसके बाद तो फिर एक देश एक ही चुनाव होना है। तो देखिए क्या है। यदि केजरीवाल साहब दिल्ली हार गए तो फिर पंजाब भी हारेगी। देखिए कुछ चीज़ें हैं, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी चुनाव है और कब कौन बाजी मार जाए, कौन कितनी मेहनत कर जाए नहीं पता। तो लेट्स सी, देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेके क्या स्ट्रेटजी रहती है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन की ही जब हम बात कर रहे हैं तो संभवतः बिहार में जो चुनाव होना है वो आखिरी चुनाव रहेंगे इंडिविजुअली किसी स्टेट के। उसके बाद से तो, और बिहार जितना मैंने स्टडी किया है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने स्टडी किया कि नहीं किया, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिस वक्त बिहार में जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसके आसपास किसी दूसरे अन्य राज्य में कोई चुनाव नहीं होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के नाम है। आप लोग प्लीज़ गूगल ज़रूर कीजिएगा। तो एक ये भी उपलब्धि बिहार के ही नाम है। और शायद मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, तो इसको ज़रूर क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा।
और फिर मुझे नेक्स्ट टाइम लाइव सेशन में बताइएगा कि मैंने आप लोगों को जानकारी जो दी वो सही दी या नहीं दी। और 2047 तक विकसित, देखिए भारत को विकसित देश बनाने की कोशिश की जा रही है और सरकारें प्रयासरत हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तक देश को विकसित हो जाना चाहिए था। अब तक देश को विकसित हो जाना चाहिए था। खैर चीज़ें हैं अपने हिसाब से अपने ढर्रे पर चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ये मूलभूत जो चीज़ें हैं, रोज़गार, ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, अगर जब हम इन पर बहुत प्रोमिनेंट तरीके से चर्चा करने लगेंगे, सवाल पूछने लगेंगे, तो बहुत हद तक बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आप और हम पूछते ही नहीं हैं, आप भी नहीं पूछते हैं। आप पूछिए भाई। और कब तक मतलब धर्म के नाम पर राजनीति होती रहेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ायदा सिर्फ राजनेताओं को होता है, हर कोई सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकता है। राजनीति अब सरोकार वाली चीज़ें नहीं रह गई हैं। और जिस तरह से अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 2047 तक का रोड मैप बीजेपी ने तैयार कर लिया है और 2047 के विज़न को ही मूल रूप देने की कोशिश यहाँ पे समूची सरकार की तरफ से की जा रही है। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों के राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर हम देखें तो सुरक्षा के लिहाज से हम कई जगहों पर, अगर फंडामेंटली अगर हम बात करें, तो हम हर जगह पर हमारा फेल्योर है। ना आम इंसान सुरक्षित है, ना ही खास इंसान सुरक्षित है। पहले भी हमारे ऊपर बाहर से आए हुए लोगों ने अटैक किया, आज भी बाहर से आए घुसपैठिए सेलिब्रिटीज़ के घर भी घुस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। और देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पिछले 3 साल से जो राजस्थान के CHA हैं, 28,000 CHA, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार बदल गई वहाँ पे, लेकिन उनकी स्थिति आज तक नहीं बदली है। 28,000 लोगों के पेट पे लात मार दी गई, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। वर्तमान सरकार जब विपक्ष में थी, उसने कहा था कि हम इनकी बहाली करेंगे, हम इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि उन 28,000 लोगों के लिए आप लोग भी कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे ट्विटर हैंडल पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि मैं एक्स पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। अभी कुछ दिनों से वहाँ भी मैं एक्टिव उतनी नहीं हूँ, बट मैं एक्टिव वहाँ भी बहुत रहती हूँ, वही सबसे ज़्यादा रहती हूँ एक्चुअली। और बताइएगा आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। जब हम नेक्स्ट सेशन लाइव करेंगे तो उस पर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैं रश्मि गौरी आपसे लेती हूँ इस लाइव सेशन में इजाज़त। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। टेक केयर, बाय बाय।